देखिए, आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर भारत बहुत तेज प्रगति कर रहा है और उसका एक मुख्य कारण है कि एक तो आत्मनिर्भर बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है, और दूसरी चीज हम एक स्टेबल सरकार दे रहे हैं और आर्थिक मजबूती को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये आर्थिक मजबूती नीचे गांव गांव तक पहुंच रही है और जो बिचौलिए थे, जो लीकेज था, वो लीकेज बंद हो गया। युवा शक्ति को स्किल करना, युवा शक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देना, स्टार्टअप का एक माहौल बनाना, देश के अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आना सरकार की नीतियों की, और उससे फिर पूंजी निवेश दूसरे देशों से होता है। दूसरे देश भारत को प्रगतिशील देश के नजरिए से देखते हैं और उसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है कि हम विकसित होंगे और तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब जब हम भारत की तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि राज्य उसके अंदर अपना योगदान दें। अब आते हैं हम राजस्थान के ऊपर कि राजस्थान जो भौगोलिक स्थिति से बहुत बढ़िया पोजीशन पर है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में है। करीब 1500 किलोमीटर का जो फ्रेट कॉरिडोर है उसमें से 500 किलोमीटर राजस्थान से होकर निकलता है। भूमि हमारे पास बहुत है, सौर्य ऊर्जा, सूरज की जो ऊर्जा है वो हमारे पास बहुत है, युवा ऊर्जा हमारे पास बहुत है। तो राजस्थान बाकी राज्यों से पिछड़ा हुआ क्यों रहा? उसका कारण था पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं होने का। पिछली सरकार ने, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि पिछली सरकार से हम भिन्न कैसे? तो पिछली सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट समिट करा वो अपने कार्यकाल के चौथे साल में करा। तो जब चौथे साल में आप इंडस्ट्रियल समिट कर रहे हैं तो केवल अखबार की हेडलाइंस के लिए कर रहे हैं और हो सकता है आप अपने पॉलिटिकल फंडिंग के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमने पहले ही साल में, जिसमें 2024 का चुनाव भी रहा, आचार संहिता भी लगी, काम करने का सरकार को कम समय मिला, उसके बावजूद भी हमने पहले ही वर्ष के अंदर समिट करा है ताकि हमारे पास समय रहे उसको धरातल पे उतारने का। हम केवल एमओयूज नहीं कर रहे, लेकिन हम उस रिश्ते को जमीन पर उतारना चाहते हैं। हम ग्राउंड ब्रेक करना चाहते हैं। हम प्रोजेक्ट्स को धरातल पे लाएंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन राजस्थान के अंदर हो। दूसरा एक बहुत बड़ा अंतर पिछली सरकार और हमारे में है, आप इन्वेस्टमेंट समिट तो कर रहे हैं, आप बाहर से जो उद्योगपति हैं उनको आमंत्रित तो कर रहे हैं, आपने अपना घर कैसे सुधारा? घर मतलब सरकार का काम। इस बार हमने जो बाहर विदेश से हम भारत का जो इन्वेस्टमेंट है, भारत के जो उद्योगपति हैं उनसे तो इन्वेस्टमेंट ले ही रहे हैं, हम पहली बार दुनिया के उद्योगपतियों से भी इन्वेस्टमेंट राजस्थान में लेकर आ रहे हैं। उसके लिए एक इंटरनेशनल आउटरीच हो रही है और साथ साथ एक हमने सिंगल ऑफिसर डेस्क हमने लगा दिया है। तकरीबन 25 आईएएस ऑफिसर्स को 25 देशों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है कि उन्हें जब 1 पॉइंट कांटेक्ट चाहिए होता है तो वो उस अधिकारी को फोन करेंगे और उस अधिकारी से सारी की सारी जानकारी उनको प्राप्त होगी। तो उन्हें राजस्थान में आने में कोई असुविधा नहीं होगी, बल्कि सुविधा होगी। ये अधिकारी, चाहे इनका डिपार्टमेंट चेंज भी हो, तो भी उस देश के लिए जिम्मेदार रहेंगे। उसी के साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस जो केवल नाम की राजस्थान में बनी हुई थी, उसको काम का बना दिया है हमने। अधिकारी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में हमने अधिक लगाए हैं, जिनका केवल काम होगा क्लियरेंसेस को उस उद्योगपति तक, बिजनेस वालों को हाथ तक पहुंचाना। राजस्थान के दरवाजे पहली बार खुले हैं, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो ऑटो ईवी हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे टेक्सटाइल हो, एपरल्स हो, अनाप शनाप जिसने टेक्सटाइल है, लॉजिस्टिक्स हो, हर तरह से राजस्थान के अंदर वो खूबी है। और राजस्थान के रेगिस्तान में सोना है और वो अब राजस्थान के लिए पहली बार काम आएगा। एक्सपीरियंस की बात करें, क्योंकि लगातार 3 बार ही समिट हो चुके हैं। आपकी वसुंधरा राजे सरकार के समय में हुई, अशोक गहलोत के समय में हुई, अब आपके समय में हुई। वो सेम इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आना चाह रहे होंगे, उनका एक्सपीरियंस अगर खराब हो रहा होगा
उसको आप किस तरीके से, उनको कैसे आप वापस तैयार करेंगे कि आप कुछ बदलाव? मुझे लगता है ये इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी अच्छी तरह समझते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं, लीडरशिप के साथ नई ऊर्जा भी आती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार केंद्र में जो बहुत तेज गति से देश की प्रगति कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बिजनेस वेंचर्स आ रहे हैं, नए युवाओं को स्टार्टअप्स का एक पूरा माहौल पूरे देश के अंदर बना है। तो डबल इंजन की सरकार का यही तो फायदा है कि राजस्थान के अंदर भी नई लीडरशिप के साथ एक नयापन हो, रेड टेपिज्म समाप्त हो और लाल कारपेट उनको स्वागत के लिए लगा हुआ हो। फ्रॉम रेड टेपिज्म टू रेड कारपेट, ये हम करके दिखाएंगे, बिकॉज वी हैव एनर्जी, वी हैव विल, इच्छा शक्ति है हमारे को काम करने के लिए। इस मिट्टी ने, इस राजस्थान ने हमारे को बहुत कुछ दिया है। अब समय है कि हम जो भी जिस भी पोजीशन पर है वो अब राजस्थान को वापस लौटाए। राजस्थान का कॉमन आदमी, कॉमन यूथ, उसकी अगर हम बात करें तो वो ये सोचता होगा कि हमारे लिए रोजगार होगा। कई स्टेट ऐसे भी हैं जो रोजगार को लेकर ये कहते हैं कि स्थानीय को रोजगार, तो क्या ऐसा कुछ हम भी कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर ये ओपन फॉर ऑल होगा? अगर रोजगार आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री आएगी, रोजगार भी आएंगे, रोजगार में क्या स्थानीय लोगों को भी? ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात हो रही है, जो हम बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजस्थान में एक माहौल इस तरह का बनाना चाहते हैं कि एक कंपनी फैक्ट्री आए तो उसके साथ साथ 20-25 छोटी छोटी फैक्ट्रियां और लगे, और फैक्ट्री नहीं, उसके साथ जो एंसिलरीज होती हैं, लॉजिस्टिक्स हो गया, आपने ढाबे हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, आपके होटल्स हो गए, आपकी ट्रेडिंग की शॉप्स हो गई, आपकी ऊर्जा हो गई, हर तरह से वहां पे विकास हो। ये इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि राजस्थान के जो नौजवान हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको रोजगार मिले, वो खुद की कंपनीज लगाएं, वो जो एक्सेसरीज बनती हैं उसकी कंपनी लगाएं, वो ये जो कंपनी बाहर से आ रही है उनके अंदर कोलैबोरेशन करें, उनके साथ अपनी पार्टनरशिप करें। हर तरह से, चाहे छोटे से छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसके अंदर राजस्थान के युवाओं को अवसर मिले। तो हम इसको इस नजरिए से भी देखते हैं कि हम अपनी वर्कफोर्स को तैयार करेंगे, हम अपनी वर्कफोर्स को तैयार करेंगे, उनको स्किलिंग करेंगे। एजुकेशन और स्किलिंग के ऊपर भी हमारा बहुत बड़ा फोकस है, एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो हम अपनी वर्कफोर्स को भी तैयार करेंगे और तैयार करके उद्योग और वर्कफोर्स इसको एक साथ शामिल करेंगे। 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ अब तक आंकड़े आते रहे हैं जो इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। कौन कौन से देश आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कहाँ आप लोगों को लग रहा है कि ज्यादा सकारात्मक होगा, और कितना इन्वेस्टमेंट इस बार राजस्थान से? अभी हमारा लक्ष्य है कि तकरीबन 9 राष्ट्रों में हम जाएंगे, बढ़ भी सकते हैं ये, लेकिन उन 9 राष्ट्रों में से, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मुख्यमंत्री साहब गए हुए हैं, जापान गए हुए हैं, साउथ कोरिया जाएंगे, अभी गल्फ कंट्रीज में विजिट है, सिंगापुर है, यूके, जर्मनी, स्विट्जरलैंड का मैं आपको उदाहरण देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आप दूरदर्शी सोच देखिए कि एक छोटा सा राष्ट्र स्विट्जरलैंड, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आधुनिकीकरण कर लिया, लेकिन उनके पास एक्सपेंशन की जगह नहीं है, उनके पास नया मार्केट नहीं है। तो जिस चीज को यूपीए और कांग्रेस भारत की कमी मानता था, लाचारी में वो कहते थे हम तो सबसे बड़ा मार्केट है, हम तो केवल खरीद सकते हैं, तो हम दूसरों के इशारों के ऊपर चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पूरा का पूरा 180 डिग्री पर घुमा दिया। अब सबसे बड़ा मार्केट होना हमारी एक क्वालिटी बन गई है, एक काबिलियत हो गई है। तो स्विट्जरलैंड के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा कि स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, और अगले 10 साल के अंदर स्विट्जरलैंड को $100 बिलियन हिंदुस्तान के अंदर निवेश करना है। तो टेक्नोलॉजी भी आ रही है और पैसा भी वही लगा रहे हैं। इतना शानदार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके अंदर राजस्थान को उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और हमारी मुलाकात वहां पर स्विट्जरलैंड के जो अधिकारी हैं उनसे हुई, उनके मंत्रीगणों से हुई। राजस्थान को प्राथमिकता से अब स्विट्जरलैंड देखेगा। हमारा राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर पूरे राष्ट्र में, पूरे अपने हिंदुस्तान में, जहां पर एक कंट्री स्पेसिफिक जोन है, जापानीज जोन है,
और बहुत बढ़िया चल रही है। हम स्विट्जरलैंड के लिए कंट्री स्पेसिफिक जोन भी बनाएंगे और ये इतनी जमीन है हमारे पास, तो राजस्थान एक बहुत प्रॉमिसिंग एक जगह बन रही है दूसरे देशों को अपना निवेश करने के लिए। आप इंडस्ट्री के साथ साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर भी हुए। सर एक सवाल इससे अलग भी है, आप स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स में आए, आज विनेश फोगाट भी अपना नामांकन दाखिल कर दिए, दीपेंद्र हुडा उनके साथ रहेंगे। आप तो किस तरीके से देखते हैं सर ये जो सारा प्रकरण हुआ पिछले 1 साल में और अंत में रिजल्ट ये हुआ कि वो पार्टी में शामिल हुए? भारत सैनिकों का और खिलाड़ियों का सम्मान किस लिए करता है? एक एक नौजवान, एक एक भारत का नागरिक उनका सम्मान करता है, वो केवल ध्वज के लिए, झंडे के लिए, भारत के तिरंगे के लिए अपने आप को मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना अस्तित्व खत्म करने को तैयार हो जाते हैं उस ध्वज के लिए, उस तिरंगे के लिए। अब इसमें से कौन वाकई में तिरंगे के लिए लड़ा और कौन अपने स्वार्थ के लिए लड़ा, मुझे लगता है ये मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं। मैं तो बोला कि ये तो दर्शक तय करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।